हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाओं के बारे में। उनके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से होने वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो अफेक्ट्स हमारी जनरल लाइफ पर होते हैं, डेली लाइफ में क्या क्या प्रभाव हम देखते हैं, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। जिनमें मुख्य जो बिंदु होंगे वो संक्षारण यानी कि कोरोजन होगा और विकृत गंधिता होगा। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं और एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो प्रभाव हैं उनकी, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कोरोजन यानी कि संक्षारण का। अब देखो, संक्षारण क्यों होता है, संक्षारण के पीछे का कारण क्या है? रेडोक्स अभिक्रिया या फिर खाली ऑक्सीडेशन का होना। सही है। जब किसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का कंटिन्यूसली अटैक होता रहता है किसी भी मेटल के सरफेस पर, तो वो धातु या मेटल क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। वायुमंडलीय नमी, गैसों और रसायनों के द्वारा धातु की सतह पर नवीन यौगिकों का बनना और फिर धातु का धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को धातु संक्षारण कहते हैं। देखो, ये तो हो गई किताबी भाषा। आप इसको कैसे समझोगे? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपने आयरन देखा होगा, है ना, लोहे की रोड है, यानी कि कूलर। आप एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे घरों में सबके पास क्या होता है? लोहे का कूलर होता है। और लोहे के कूलर को जब हम घर से बाहर रखते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम की बॉडी में भी बन करके आते हैं बहुत सारे कूलर, तो आप क्या देखते हो? जब वो नया नया होता है तो उसके अंदर शाइनिंग होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी शाइनिंग क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है ना। उसकी शाइनिंग कैसी हो जाती है? खत्म हो जाती है। और उसके अंदर क्या आ जाती है? डलनेस आ जाती है। और डलनेस आने का क्या मतलब हुआ? उस पर कहीं कहीं पे आपको ब्राउन कलर की परत भी लगी हुई मिलेगी। कैसी परत कह रहा हूँ? ब्राउन, यानी कि आप उसको लाल कलर की परत भी बोल सकते हो। तो जब किसी धातु की सरफेस पर लाल रंग की या भूरे लाल रंग की परत चढ़नी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब समझ जाइए वो धातु संक्षारित हो चुकी है और उसके ऊपर वायुमंडलीय ऑक्सीजन या फिर बहुत सारे केमिकल्स या फिर जितनी भी मॉइस्चर है वो कंटिन्यूसली उस पर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से वो कैसी हो गई है? भूरे लाल रंग की परत में बदल गई है। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है धातु का संक्षारण होना। एक और बार मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जैसे कि आप अपने कूलर के अंदर कभी झांक करके देखेंगे, मान लीजिए ये कूलर है और यहाँ हमने पानी भरा हुआ है कूलर के अंदर, है ना। तो जिस सतह पर पानी होता है उस सतह पर आप अगर गौर से देखेंगे तो लाल भूरे रंग की आपको एक परत दिखाई देगी जो कि बहुत आसानी से छूट जाती है। तो वो परत का छूटना या वो परत का बनना ही क्या है? धातु का संक्षारण है। और वो बना कैसे? देखो, संक्षारण जो होता है वो केवल और केवल लोहे में होता है। ठीक है, लोहे का संक्षारण, यानी कि इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे के केस में आप क्या बोलोगे? इसको रस्टिंग बोलोगे। लेकिन लोहे के अलावा बाकी धातुओं के लिए क्या होता है? कोरोजन होता है। ठीक, लोहे का क्या होता है? जंग लगना, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। बाकी सब धातुओं के लिए क्या होता है? कोरोजन होता है, यानी कि संक्षारण होता है। तो लोहे पर आयरन ऑक्साइड की लाल भूरी परत, चांदी पर चांदी के सल्फाइड की काली परत, है ना। हमारे घरों में बहुत सारे चांदी के आभूषण होते हैं। पहले जो लोग जमाने में यूज करते थे वो चांदी के आभूषणों का ज़्यादा यूज करते थे। तो जो चांदी होती है वो काली पड़ जाती है, तो वो जो काली परत का जमना है वो भी संक्षारण का एक उदाहरण है। तांबे पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की हरी परत का जमना, आपने देखा होगा जो कॉपर होता है, जो तांबा होता है, वो कैसा होता है? गोल्डन से कलर का होता है ना, भूरे कलर का। उसके ऊपर क्या हो जाती है? कॉपर कार्बोनेट की हरी परत जम जाती है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं? संक्षारण के हैं। लेकिन अगर लोहे की हम बात करते हैं सेपरेटली, तो वो क्या होगा? लोहे का जंग लगने की अभिक्रिया होगी। और संक्षारण के कारण ही लोहे के द्वारा या फिर अन्य किसी भी धातु के द्वारा बनी हुई वस्तुओं के अंदर क्या होती है? बहुत ज़्यादा क्षति होती है, यानी वो खराब होते जाते हैं। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब लोहे पर जंग लग जाता है, यानी कि जब कोई धातु खराब हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, तो उसको कैसे रोका जाए? जंग लगने को या संक्षारण से कैसे रोका जाए? तो देखो, सब लोग हम अपने घरों में क्या करते हैं? धातुओं के ऊपर पेंट करते हैं, है ना। जब कोई नई चीज़ हम लाते हैं तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं ना। जैसे कि अगर मान लीजिए आप साइकिल यूज़ करते हैं और साइकिल की चेन बार बार उतर जाती है,
साइकिल की चेन बार बार क्या होती है, उतरती रहती है, तो आप उसके ऊपर क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, या फिर ऑयलिंग करते हैं, है ना, तेल डालते हैं, या किसी भी एक दूसरी धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की क्या कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा भी हम इसको रोक सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं, ये कुछ तरीके हैं, कुछ क्रियाकलाप हैं जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपनी धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो उपाय है वो है पेंट करना, कि आप क्या करें, मान लीजिए आप आयरन का या कोई भी किसी भी एक धातु का कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु लेकर के आए हैं, तो आप उसके ऊपर क्या कर दो, पेंट कर दो ला करके। तो वो जो पेंट है वो क्या करेगा, जितना भी मॉइस्चर होगा या नमी होगी या वायुमंडलीय गैसें होंगी, यानी कि पानी होगा या और भी जो हार्मफुल चीज़ें होंगी एनवायरनमेंट की, वो इस परत पर अटैक करेंगी, पेंट के ऊपर अटैक करेंगी। अब पेंट क्या करेगा, उस आयरन को यानी कि उस धातु को बचाएगा खराब होने से, क्योंकि जब वो धातु के ऊपर अटैक होता रहेगा तो खराब क्या होगा बताओ, आपने तो पेंट की परत चढ़ा दी ना, तो पेंट के ऊपर अटैक होगा। अब लोहा जो होगा वो हमारा जंग लगने से या कोई धातु संचारित होने से क्या हो जाएगी, बच जाएगी। इसी तरीके से आप किसी भी धातु के ऊपर क्या कर सकते हैं, तेल या ग्रीसिंग कर सकते हैं। जैसे अब ऐसा नहीं है कि आप कूलर लाएंगे तो उसके ऊपर ग्रीस कर देंगे, है ना, बहुत सिली एग्जाम्पल हो जाएगा, ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी, वो स्लिपरी हो जाएगा और किसी दिन हो सकता है कि आपके हाथों से छूट जाए और गिर जाए। तो ग्रीसिंग या फिर ऑयलिंग कहाँ की जाती है, ये की जाती है मशीन्स में। कहाँ की जाती है, मशीन्स में। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री या फिर कपड़े सिलने की मशीन सबके घरों में होती है, वॉशिंग मशीन सबके घरों में होती है। तो जब इनके पुर्जे टाइट काम करने लगते हैं, जब इनके अंदर लगने वाले जो पुर्जे हैं वो हार्डली काम करने लगते हैं, तो वहाँ पर क्या की जाती है, ग्रीसिंग या ऑयलिंग की जाती है, ताकि वो इजीली काम करने लगे, स्मूथली काम करने लगे। अब ऑयलिंग क्यों करी हमने, क्योंकि वो हार्डली काम कर रहे थे। और हार्डली क्यों काम कर रहे थे, क्योंकि वहां पर जो धातु यूज हो रखी है उसके ऊपर एनवायरमेंटल ऑक्सीजन क्या कर रही थी, अटैक कर रही थी, और वहां पर उसको रस्ट कर रही थी या फिर कोरोड कर रही थी, संचारित कर रही थी। तीसरा जो तरीका है वो है गैल्वनीकरण। देखो गैल्वनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि क्या होता है गैल्वनीकरण, क्या है, इसका उदाहरण दो। तो गैल्वनीकरण के अंदर हम क्या करते हैं, अधिक क्रियाशील धातु, ठीक है, आपको क्या करना है, अधिक क्रियाशील धातु ले लेनी है, और अधिक क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील वाली धातु के ऊपर कोट कर देना है, यानी कि उसका लेपिंग कर देनी है, लेप लगा देना है। जैसे कि अगर मान लो मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, लोहे की, तो लोहे के ऊपर जिंक की आप परत चढ़ा दो, तो जो जिंक है वो क्या करेगा, आयरन को खराब होने से बचा लेगा। अब कैसे होगा ये, कोटिंग कैसे की जाएगी, आपको करना ये होगा गैल्वनीकरण के अंदर कि आप मोल्टन स्टेट में उस धातु को ले लो जिसका भी लेपन करना है ना, जिसकी भी कोटिंग करनी है। मान लो जिंक है, जिंक को मैंने मोल्टन स्टेट में ले लिया, पिघली हुई अवस्था में ले लिया, और आयरन की ले ली पतली पतली रोड, या आयरन का जो भी धातु हमें लेनी थी उसके ऊपर जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी थी वो हमने ले ली। अब करेंगे क्या कि इस रोड को आप उठाएंगे और इसमें डिप करा देंगे, डिप करा के सीधा बाहर निकाल लेंगे और उसको छोड़ देंगे ऐसी कैसी। तो क्या होगा कि ये जो जिंक है वो अपनी एक लेयर बना लेगा उस धातु के ऊपर। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैल्वनीकरण। और गैल्वनीकरण की प्रक्रिया हमेशा ही जिंक के द्वारा की जाती है, यानी यहाँ पे जो पिघली हुई अवस्था में धातु हम यूज करेंगे वो कौन सी होगी, जिंक धातु होगी। अगला आता है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर किसी भी धातु का सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने लिया क्योंकि मुझे कॉपर का लेप करना था। कॉपर का लेप किस पे करेंगे, जो इससे कम क्रियाशील धातु होगी। कोई भी एक ऐसी धातु जो उस धातु से अधिक क्रियाशील है जिसके ऊपर आपको कोटिंग करनी है, लेपिंग करनी है, आप उसका सल्फेट सॉल्यूशन बना लीजिए और उस धातु को विद्युत के द्वारा इसके अंदर डिप कराइए। यानी कि आपको इसमें एक कैथोड लगाना पड़ेगा और एक एनोड लगाना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करनी पड़ेगी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी तो इसके आयंस उस धातु के आयंस के साथ क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, और इस तरीके से वो उसके ऊपर क्या बना लेगा, कोट बना लेगा, यानी लेयर बना लेगा। तो ये प्रक्रिया कहलाएगी विद्युत लेपन। लास्ट और पांचवा तरीका हमारे पास होता है मिश्र धातु बनाना, यानी कि अलॉय बनाना। अब देखो ये अलॉय जो होती हैं वो एक तरीके से उपधातु भी हम बोल सकते हैं। कैसे, मिश्र धातु क्या बनाया मैंने, मिश्र धातु जो होती हैं वो दो धातुओं का मिश्रण भी हो सकती हैं। क्या करा मैंने, दो धातुओं को मिक्स कर दिया, या एक धातु हो और एक अधातु हो, इनको भी मिक्स करके मैं क्या बना सकता हूँ, मिश्र धातु बना सकता हूँ। तो करना क्या होता है कि जब एक धातु कमजोर पड़नी शुरू हो जाए
तो आपको क्या करना होता है, उसकी एफिशिएंसी को ज़्यादा करना होता है ना, हैवी बनाना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो ब्रिजेस बने होते हैं, जो पुल बने होते हैं, वो धातु यानी कि लोहे के बने होते हैं, लेकिन हमें देखने में लगता है कि वो लोहे का है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो मिश्र धातु के बने होते हैं। क्योंकि लोहा एक टाइम आने पर टूट जाता है, जब वो कंटिन्यूसली धूप में रहेगा, बारिश में रहेगा और मॉइस्चर में रहेगा, तो उसके ऊपर जंग लग जाएगा, और जब जंग लग जाएगा तो लोहा कैसा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और वो टूट जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आजकल क्या किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाता है, निकेल का यूज़ किया जाता है, जिंक का यूज़ किया जाता है ना। बहुत सारी धातुओं को मिक्स करके क्या बना दिया जाता है, मिश्र धातु बना दिया जाता है, जिससे क्या हुआ, उनकी ताकत बढ़ गई। और उसके बाद हम बहुत सारे मोनूमेंट्स बना देते हैं, पुल बना देते हैं, ब्रिज जिसके हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जब कोई धातु की एफिशिएंसी हमें बढ़ानी हो, उसकी पावर बढ़ानी हो, तो हम क्या कर देते हैं, मिश्र धातु बना देते हैं, जो कि क्या करेगी, दूसरी धातु को संचारित होने से भी बचाएगी। तो ये था आपका धातु संचारण और उसका बचाव। अब हम बात करेंगे विकृत गंधिता की। जो विकृत गंधिता को इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, रेंसिडिटी, यानी कि खराब होना। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, हमारे घरों में ये डेली होता रहता है ना। तो डेली कैसे, मतलब जैसे कि गर्मी के दिनों में दूध फट जाता है, या कोई सब्जी या ऑयली फूड हमने बना करके रखा जिसमें तेल और वसा उपस्थित थे, वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं भुस गए। तो वो प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है विकृत गंधिता। तो तेल व वसायुक्त पदार्थ जो कि खाद्य पदार्थ हैं, है ना, उपचयित यानी कि ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीडाइज होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं। हमें स्मेल आती है ना, बहुत गंदी स्मेल आने लगती है उनके अंदर से, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो घटना है, ये रेंसिडिटी कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। तेल व वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने से अपचयित होकर अपना स्वाद या गंध बदल लेते हैं और विकृत गंधित हो जाते हैं। अब यही चीज होती है गर्मी के दिनों में, अगर गलती से दूध फ्रिज से बाहर रखा रह जाए तो क्या होगा, वो दूध फट जाएगा, यानी कि उसमें खटास आ जाएगी और उसका टेस्ट बदल जाएगा। अब इससे बचाव कैसे किया जाए, तो बचाव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, जो इनको ऑक्सीकृत होने से बचा सके। इनमें सबसे पहले आता है BHA, जिसका नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। केमिकल पदार्थ है, देखिए जो बाहर फूड पैकेजिंग आती है, यानी कि एक बार पैक किए और उनको 6-7 महीने तक क्या किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की हेल्प से यूज के लायक बनाया जाता है, ताकि हम उनको 6 से 7 महीने तक यूज कर सकें। जैसे कि टमाटो केचप हो गया, या पिकल्स हो गए जो मार्केट में अवेलेबल हैं, या बहुत सारी ऐसी चटनियां है ना, अचार और बहुत सारे सिरके, विनेगर्स वगैरह सब चीज जो आ रही हैं, फूड पैकेजिंग जो होकर के आती हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रेजेंस में आती हैं। तो BHA जो है या BHT जो है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, इन दोनों में से किसी भी एक केमिकल को उसके अंदर मिला करके उनको प्रिजर्व किया जाता है। ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। या जैसे कि चिप्स आपने देखा होगा, कुरकुरे और अंकल चिप्स वगैरह की जो पैकेजिंग होती है, उसमें ऑक्सीजन को हटा करके या तो नाइट्रोजन भर दी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस क्या कर देते हैं, उन चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचा लेते हैं और खराब होने से बचाते हैं। वायुरोधी यानी एयर टाइट कंटेनर में भी क्या किया जाता है, फूड पैकेजिंग की जाती है, ताकि ऑक्सीजन की एंटर ना हो और हमारा फूड खराब ना हो, यानी कि उसकी गंध और उसका जो स्वाद है वो चेंज ना हो, वो विकृत गंधित होने से बच जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी सहायता से हम अपने फूड को विकृत गंधित होने से बचा सकते हैं। ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो गाइज इसी के साथ आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे आपसे सेकंड चैप्टर यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को लेकर के, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर के कुछ 1 मार्क क्वेश्चंस, यानी कि जो 1 वर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनकी एक सेपरेट वीडियो तैयार करूंगा, ताकि आपको इसके क्वेश्चंस को याद करने में आसानी हो सके। तो आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, शब बखैर।